राधे राधे बच्चों। बच्चों आज हम लोग क्लास 11th मैथ्स पार्ट 2 का 5th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है सेट्स एंड रिलेशंस। तो ये चैप्टर पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर इसका इंपॉर्टेंस समझे बच्चों तो ये चैप्टर का नाम है सेट्स एंड रिलेशन। तो इसी के अंदर हम लोग सेट पढ़ने वाले हैं और सेट समझने के बाद हम लोग सेट से ही डिफाइन करेंगे रिलेशन। और जब हम लोग रिलेशंस को समझ लेंगे तो हम लोग देखेंगे रिलेशन से फंक्शन निकल रहा है और फंक्शन कैलकुलस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे ही फंक्शन समझ लेंगे फंक्शन से हम लोग जाएंगे लिमिट्स पे और लिमिट्स को पढ़ने के बाद लिमिट्स को सॉल्व करने के बाद लिमिट से हम निकालेंगे कंटिन्यूटी को और जैसे ही कंटिन्यूटी को पढ़ लेंगे उसके बाद हम डिफाइन करेंगे डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के डेफिनेशन तक का जो भी जर्नी है सेट से डेरिवेटिव तक ये आपका 11th स्टैंडर्ड में आएगा। और जैसे ही आप डेरिवेटिव को डिफाइन करके 12th स्टैंडर्ड में जाओगे ना बच्चों तो 12th स्टैंडर्ड के मैथ्स पार्ट 2 का पहला ही चैप्टर है डेरिवेटिव। तो आप ये जो आज स्टार्ट करने वाले हो सेट्स ये कहीं ना कहीं आपके 12th स्टैंडर्ड से डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसीलिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये आना चाहिए और समझना चाहिए कि ये बेसिकली समझ में आपको चीजें आनी चाहिए कि सेट क्या है, सेट से रिलेशन कैसे आएगा, रिलेशन से फंक्शन कैसे एंड सो ऑन। ठीक है, तो मैं सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं सेट क्या है। बच्चों देखते हैं सेट क्या है, क्या डेफिनेशन दे रखी है देखो सेट की। सेट क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब बच्चों इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है कलेक्शन, दूसरा है वेल डिफाइंड। तो सेट को समझने के लिए मोटा मोटा इतना समझ लो कि सेट क्या है, कलेक्शन है। ठीक है, सेट एक कलेक्शन है और उस कलेक्शन के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बेसिकली अगर मैंने बोला बच्चों मान लो कि क्लास 9th के स्टूडेंट्स का कलेक्शन मैं कलेक्शन कर रहा हूं, जिसमें मैंने क्या बोला, क्लास 9th के स्टूडेंट्स का कलेक्शन। तो अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट को इकट्ठा करने जाओगे तो पहले सवाल मन में आएगा कि सर आप कौन से स्कूल के 9th स्टैंडर्ड के बच्चों की बात कर रहे हो? 9th स्टैंडर्ड तो पूरे वर्ल्ड में कितने सारे बच्चे होंगे, तो क्या पूरे वर्ल्ड के बच्चों को मैं कलेक्ट करता बैठूं? समझ में आया प्रॉब्लम क्या है? तो सिर्फ कलेक्शन को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर सिर्फ कलेक्शन करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जैसे अभी आपके सामने आई थी जब आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को कलेक्ट करने गए थे। तो इसीलिए सेट्स में कलेक्शन के साथ साथ उस कलेक्शन को करने के पीछे का रूल, बेसिकली मैं वो कौन से रूल से क्या सोच के कलेक्शन कर रहा हूं उसी को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो बेसिकली अगर मैं इसी एग्जांपल में ऐसे बोल दूं कि सेट है, क्या है सेट आपके स्कूल के 9th स्टैंडर्ड के बच्चों का कलेक्शन है। तो जो भी देख रहा है वीडियो वो उसके रिस्पेक्टिव स्कूल में जाएगा और वहां के 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को उठा लेगा, उसको और कहीं घूमना नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या बोल दिया, आपका स्कूल, ये मैंने रूल डिफाइन कर दिया ना कलेक्शन के पीछे। तो बेसिकली ऐसे ही कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, जमा तो करना ही है बट साथ साथ एक रूल होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया बच्चों सेट क्या है। अब सेट को लिखने का 3 तरीका होता है। क्या है 3 तरीका? एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी को या तो हम लोग बोलते हैं रूल मेथड। दूसरा होता है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, या तो फिर इसको लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। तीसरा होता है वेन डायग्राम। अब ये तीनों चीज क्या है समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमने बच्चों देख लिया सेट, ठीक है। अब सेट क्या है? एक कलेक्शन है। तो मैंने बोल दिया बच्चों मैंने कुछ कलेक्शन किया है, ये कलेक्शन किया, ठीक है। अब इस कलेक्शन को मैं सेट कब बोलूंगा? जब इसको एक अच्छे खास तरीके से लिख लूं। तो बेसिकली सेट को लिखने के लिए जो भी मैंने कलेक्शन किया है उसको कर्ली ब्रैकेट में डालना पड़ता है एक, और वो जो भी चीज बनती है उसको एक नाम देना पड़ता है। जो नाम क्या होगा? ए से लेके जेड तक के कोई भी लेटर दे दो। मैंने बोल दिया ए, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया सेट ए। ये जो कलेक्शन किया था मैंने इसको अब मैं बोल दूंगा सेट ए। कब बोलूंगा उस कलेक्शन को? जब उसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिख के उसको एक नाम दे दूंगा। और नाम लिखने के पहले, नाम लिखने का क्राइटेरिया क्या है? ए से लेके जेड तक के कैपिटल लेटर्स चाहिए, ठीक है। अब ये कलेक्शन देखो बच्चों, ये कलेक्शन मैंने क्या किया, जिन एलिमेंट्स को कलेक्ट किया था उनको डायरेक्ट लिख दिया मैंने, बराबर ना। 2 4 6 8 ये मैंने कलेक्शन किया, कुछ ना कुछ रूल होगा, मुझे रूल नहीं पता क्या है उसको कलेक्ट करने के पीछे का, बस जो मैंने एलिमेंट को कलेक्ट किया मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया। तो जब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ना उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं,
इस वाली मेथड में हम लोग जिस भी एलिमेंट्स को जो भी कलेक्ट किया है हम लोग डायरेक्ट कलेक्शन के एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर दे रखा है सेट बिल्डर या रूल मेथड, यहाँ पे तो सीधा सीधा मतलब समझ में आ रहा है रूल मेथड। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा रूल मेथड में, कलेक्शन करने के पीछे जो मेरा दिमाग लगा है, जो मैंने रूल यूज किया है, जो मेरी कंडीशन है कलेक्शन करने के पीछे, मैं उसको डायरेक्ट लिखता हूं, उसको हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। क्या मतलब है, अभी जो सेट ए है इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2 अप टू 10 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिख दिया। अब यहां पे मैंने क्या किया बच्चों, ये जो कलेक्शन में कर रहा हूं उस कलेक्शन के पीछे का मैंने रूल दिया, मैंने बोला x क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 अप टू 10। देखो मल्टीपल ऑफ 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, मल्टीपल ऑफ 2 अप टू 10 और x एक नेचुरल नंबर है। अभी नेचुरल नंबर ने मुझे क्या बोला, स्टार्टिंग 1 से ही होगी, उसके पहले नहीं आएगा, तो ये मैंने रूल दे दिया। तो जब मैं सेट को इस तरीके से लिखूंगा हम लोग उसको बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। अब इसको पहचानना कैसे, जिसमें बच्चों ये लाइन आ जाएगी ना, ये x सच दैट, उसको हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे वो रूल मेथड है या सेट बिल्डर मेथड है, और जिसमें एलिमेंट डायरेक्ट लिखे होंगे उसको हम लोग बोल देंगे ये रोस्टर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड है। इसको हम लोग और डिटेल में जब सम सॉल्व करेंगे तब करेंगे, ठीक है। अब तीसरा तरीका होता है बच्चों हमारे पास वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है भाई साहब, ये जो सेट के एलिमेंट को आपने कर्ली ब्रैकेट में लिखा है ना, इसी को आप अपने मर्जी का डायग्राम बना के भी लिख सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। बेसिकली अगर मैंने बोला मुझे ट्रायंगल पसंद है, ये ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल के अंदर नाम लिख दो, 2 4 6 8 10, हो गया क्या, 8 बाकी है, 2 4 6 बराबर हो गया। ट्रायंगल बनाया, एलिमेंट लिख दिया और ट्रायंगल के बाहर ये लिख दिया ए। अब ये जो ट्रायंगल ए है ये सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किसी भी सेट को हम लोग डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। तो ये था बच्चों सेट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब थोड़ी बहुत और चीजें सेट के बारे में समझ लो। सपोज आप सेट में लिख रहे हो, कोई एलिमेंट या कुछ कलेक्शन आप डाल रहे हो, तो आपको एक बात याद रखनी है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट अगर एक बार लिख गया तो वो एक ही बार लिखेगा, उसको आप बार बार, मतलब सेट के अंदर आप एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते हो। तो अगर 2 एक बार आ गया, भले ही आपके कलेक्शन में 2 चाहे 10 बार भी आए, आप उसको एक ही बार लिखोगे, ठीक है। तो सेट में एलिमेंट आप रिपीट नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात, अब जैसे मैंने ये कलेक्शन में 2 को पहले लिखा है, भाई किसी को नहीं पसंद 2 को फर्स्ट, आप आखिरी में लिखो, प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहा हूं, सेट के अंदर ऑर्डर को वैल्यू नहीं है, आप कोई भी एलिमेंट को आगे पीछे करके कहीं भी लिख सकते हो, बट शर्त यह है कि आप उनके बीच में कॉमा लिखोगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है एलिमेंट्स को लिखने के लिए, ठीक है। ये बच्चों हमारा सेट था, सेट का डेफिनेशन देखा और उसको लिखने का 3 तरीका देखा। अब हम लोग देखते हैं बच्चों व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। अलग अलग टाइप के सेट्स क्या है देखते हैं, चलो बच्चों देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट क्या। अब टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला क्या लिखा है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली। तो बच्चों ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसे मैंने लिख दिया सेट ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में कोई एलिमेंट नहीं है, इसको कहेंगे हम लोग एम्प्टी सेट। इसको लिखने का इसका नोटेशन है, नोटेशन कुछ ऐसा है, 0 बनाओ ऊपर डंडी मार दो, ये है इसका नोटेशन। तो बच्चों एम्प्टी सेट क्या है, बेसिकली एम्प्टी सेट इज अ सेट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। उसके बाद आया सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन सेट का मतलब क्या है बच्चों, ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। मैंने बोल दिया भाई कोई सेट बी है हमारे पास जिसमें मैंने बोला सिर्फ यही है, एक ही एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है उसको हम लोग कहेंगे सिंगलटन सेट, ठीक है। अब जैसे सिंगलटन सेट दिखा उसके बाद आया फाइनाइट सेट। फाइनाइट नाम में ही मतलब है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा जिसको आप गिन सकते हो। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को वी कैन काउंट, हम लोग ऐसे सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो मैंने बोला भाई कोई सेट है मेरे पास जिसके अंदर ऐसे एलिमेंट है, जरा बच्चों गिनना कितने, 5 एलिमेंट है क्या, जरा देखो 5 एलिमेंट दिख रहा है क्या, 5 है, 4 ही एलिमेंट है, देखो ध्यान से 1 2 3 4, गिनो एलिमेंट, 4 एलिमेंट है। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, मैं गिन सकता हूं, तो उसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को वी कैन काउंट, वी कॉल दैट सेट एज फाइनाइट सेट, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये। अब
फाइनाइट का उल्टा इनफाइनाइट, ऐसे सेट जिसके एलिमेंट को भी कैन नॉट काउंट। क्या हो जाएगा, मैंने बोल दिया कोई सेट है डी, डिफाइन कर दिया ऐसे। ध्यान से देखो, ये तो अप टू इंफिनिटी जा रहा है, तो इस सेट के एलिमेंट को भी कैन नॉट काउंट, देयरफॉर दिस सेट डी इज कॉल्ड एज एन इनफाइनाइट सेट। खत्म हो गया। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आई है बच्चों सामने, दिस इज कॉल्ड एज सबसेट। अब ये क्या है समझना, मैं दो सेट आपके सामने लिख रहा हूं। देखो, ठीक है, मैंने दो सेट लिखा है आपके पास। ऑब्जर्व करो इन दोनों सेट के बीच में रिश्ता क्या है। हमको क्या करना है, हमको बच्चों इन दोनों सेट के बीच में एक रिश्ता है, वो रिश्ता ऑब्जर्व करना है। और इन दोनों सेट के बीच में जो रिश्ता है ना, उसी रिश्ते को हम लोग नाम देंगे सबसेट। नाम दे रखा है पहले से, बट ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या रिश्ता है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना बच्चों, तो आपको दिखेगा कि सेट बी में जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे सेट ए के अंदर। देखो 1 2 ए बी 1 2 ए बी, और ए के पास एक्स्ट्रा भी है। अब एक्स्ट्रा हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, बट सेट बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए में है ना। द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। अब ऐसा रिश्ता जिन दोनों सेट्स के साथ होगा, वहीं पे सबसेट का रिलेशन आएगा। अब क्या हो रहा है, बी के सारे एलिमेंट ए में है ना, बी के सारे एलिमेंट ए में है ना, इसीलिए हम लोग बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर इन सेट ए, therefore मैं बोल दूंगा B is a subset of A। ठीक है बच्चों, अब जो सबसेट है, सबसेट का एक नोटेशन होता है हमारे पास। नोटेशन क्या है बच्चों, C बनाओ और उसके नीचे डंडी मार दो, यह है सबसेट का नोटेशन। C और उसके नीचे डंडी। तो इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं हम लोग, B इज अ सबसेट ऑफ A को क्या लिखेंगे हम लोग, B इज अ सबसेट ऑफ ए, इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये था इंपॉर्टेंट चीज सबसेट। अब जैसे ही हम बच्चों सबसेट पढ़ लेते हैं, हम जाते हैं डिफाइन करने पावर सेट। तो अब ये पावर सेट क्या होता है, पावर सेट का सिंपल टर्म में मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब क्या मतलब है इसका, एक कोई भी रैंडम अपनी मर्जी का सेट लो और उस सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स बनाओ और उनको कलेक्ट कर लो। तो वो जो कलेक्शन आएगा आप उसको बोल दो कि पावर सेट। क्या मतलब है इसका, मतलब कुछ ऐसा है, मैंने बोला मेरे पास कोई एक सेट है ए, जिसमें मैंने एलिमेंट लिया 1 2। अब मुझे क्या करना है, इसके सबसेट्स लिखने हैं। तो मैंने बोला देखो जरा, क्या ये A1 सबसेट होगा, सिर्फ 1 रखा मैंने। अब डेफिनेशन क्या है सबसेट की, अगर एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे वाले में है, देखो सेट A1 में एक ही एलिमेंट है 1 और ये 1 ऑलरेडी ए के अंदर है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, A1 ए का सबसेट है। हाँ भाई, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो मैंने लिखा A2, इसके अंदर सिर्फ यही एलिमेंट लिखा 2। अब ध्यान से देखो, ये जो A2 है हमारे पास, A2 में एक ही एलिमेंट है 2 और वो ऑलरेडी सेट ए के अंदर है, मतलब A2 इज अ सबसेट ऑफ ए, बोल दिया। अब दो सबसेट्स तो हमने लिख दिए। ठीक है बच्चों, अब आपको यहां से दो रूल या दो चीजें याद रखनी है। क्या है वो, लिख रहा हूं साइड में, देखना। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। पहला, जो एम्प्टी सेट होता है वो सारे सेट्स का सबसेट होता है, तो ये सेट ए का भी सबसेट होगा एम्प्टी सेट। तो ये जो सेट ए है, इसका तीसरा सबसेट आ जाएगा मेरे पास एम्प्टी सेट, यानी कि 5। ठीक है, ये लिखा। और उसके बाद एक और चीज आपको याद रखनी है, क्या है वो, ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। इसका मतलब ये ए खुद का भी सबसेट होगा। तो एक नया सबसेट मैंने डिफाइन कर दिया A4, जो है खुद ए।
क्लियर है ये चीज? अब ये जो मेरे पास सेट ए था उसके मुझे 4 अलग अलग सबसेट बने और यही पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। तो पावर सेट क्या बोलता है? कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। तो मैंने 4 सबसेट बना दिया ना। अब बच्चों इनका एक नया सबसेट बना दो, इसका एक कलेक्शन ले लो। तो मैंने क्या कर दिया, इन सारे सबसेट्स को कलेक्ट कर दिया, A1, A2, A3 एंड A4। मैंने क्या किया, इन सबको कलेक्ट कर दिया। तो जब मैं किसी भी सेट के सारे सबसेट को कलेक्ट कर लूंगा ना, तो उस कलेक्शन को हम लोग बोल देंगे पावर सेट ऑफ दैट सेट। जिस भी सेट का सबसेट लिया है ये बन जाएगा उसका पावर सेट। ठीक है बच्चों, पावर सेट क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा और अच्छे से अगर इलेबोरेट करेंगे तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में A1। A1 क्या था हमारे पास, A1 क्या था 1, फिर A2 है 2, A3 है 5, A4 है खुद A। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास पावर सेट ऑफ A। क्लियर है? ये कंसेप्ट था हमारे पास पावर सेट का। ठीक है बच्चों, अभी और कुछ छोटे छोटे सेट्स बचे हैं, हम लोग उसको देखते हैं, फिर हम लोग चलते हैं देखते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट क्या है। देखते हैं बच्चों आगे के सेट्स क्या है। पहले कह रहा है इक्वल सेट। अब इक्वल सेट नाम में ही मतलब है, इक्वल का मतलब क्या होता है, इक्वल यानी सेम। तो ऐसे सेट जिसके सारे एलिमेंट सेम है। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया A, जिसमें मैंने बोल दिया 1 2 3, फिर मैंने डिफाइन किया सेट B। जरा देखो ध्यान से, अब इन दोनों सेट में क्या हो रहा है, सेट A में 1 2 3 है और सेट B में 3 2 1 है। तो क्या ये लोग इक्वल है कि नहीं है? ये लोग बच्चों इक्वल है। क्यों? क्योंकि सेट में अरेंजमेंट मैटर नहीं करती। आप कोई भी एलिमेंट को कहीं पे भी लिखो, देखो सेट A में क्या है 1 इधर भी है, 2 में 2 इधर भी है, 3 में 3 इधर भी है। मतलब सेट A और सेट B के सारे एलिमेंट सेम सेम है। तो हम लोग बोल देंगे ये लोग क्या है, इक्वल सेट है। अब उसके बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है बच्चों, ऐसे सेट जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, नंबर एलिमेंट्स एक्चुअल में सेम नहीं है। जरा ध्यान से देखो, अब अगर मैं बात कर रहा हूं सेट ए की, तो कितने एलिमेंट है सेट ए में, 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। बट एलिमेंट अलग अलग है, सेम एलिमेंट है बट एक्चुअल में एलिमेंट अगर देखा जाए तो अलग है। तो ऐसे सेट्स जिसमें सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होता है, हम लोग उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है बच्चों? आखिरी चीज जो है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट का क्या मतलब है, यहां पे ध्यान से देखना है, एक यू करके सेट लिखा है और उसके बाद कुछ और सेट्स दिए। तो अब इसमें क्या होता है, बेसिकली मेरे पास कुछ 3-4 सेट्स होते हैं और एक बड़ा सेट होता है। अब इसमें रिलेशन क्या होता है कि जो बड़ा वाला सेट है, ठीक है, जो बड़ा वाला सेट है उसके अंदर बाकी के सारे सेट कंटेन करते हैं। इसका क्या मतलब है, जो छोटे हुए सारे सेट्स है, ध्यान से देखो, वो बड़े वाले सेट का सबसेट है कि नहीं। देखो सेट ए में क्या एलिमेंट है 1 2 AC, ऑलरेडी यू के अंदर है क्या, देखो 1 2 AC, मतलब ए यू जो है, सॉरी ए जो है यू का सबसेट है। फिर सेट बी ध्यान से देखो 2AC, 2AC, सेट बी के सारे एलिमेंट सेट यू के अंदर है, मतलब बी भी यू का सबसेट है। फिर सी पे आओ 3ABC, 3ABC, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, सेट सी सेट यू का सबसेट है। तो जहां पे भी ऐसा कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है, तो जो बड़ा वाला सेट होता है, जो सबका सुपर सेट होता है, हम लोग उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। बस इतना ही है वो। ठीक है, तो बच्चों यहां तक हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट खत्म हो गए। अब हम लोग देखते हैं बच्चों ऑपरेशंस ऑन सेट क्या क्या है। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट क्या दिया है। अब ऑपरेशंस ऑन सेट में अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ टू सेट्स, जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यूनियन में क्या होता है, हमारे पास 2 सेट या उससे ज्यादा, दो से ज्यादा सेट्स चलते हैं, दे सकते हैं 2 3 4 10 15 20 अप टू फाइनाइट नंबर ऑफ सेट तक ये हो सकता है। बट हम लोग 2 से लेके समझते हैं क्या है। अब मेरे पास 2 सेट लिया है और मुझे क्या करना है, इनका यूनियन फाइंड करना है। तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा ए यूनियन बी। ठीक है, अब बच्चों आप इसमें या तो ए यूनियन बी लिखो या फिर बी यूनियन ए लिखो, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, ये एडिशन जैसा है, जैसे 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, वैसे ही ए यूनियन बी भी सेम आएगा और बी यूनियन ए भी सेम आएगा। अब यूनियन में करना क्या होता है, उस पे चलो। क्या है, जो भी सेट्स दे रखे हैं उसको डायरेक्टली लिख दो। ठीक है, जो भी दोनों सेट, पहले क्या लिखा है ए, तो ए के सारे एलिमेंट कॉपी पेस्ट कर दो, कर दिया।
फिर क्या है बी के सारे एलिमेंट कॉपी पेस्ट कर दो। उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या कोई एक एलिमेंट दो बार लिखा गया है। अगर दो बार लिखा गया होगा तो गायब कर दो। देखो जरा, ये दो बार लिखा है ना, तो गायब कर दिया हमने, तो ये आ गया यूनियन। समझ में आया क्या करना है? यूनियन में जिन भी सेट्स का यूनियन लिखेंगे उसके सारे एलिमेंट आएंगे, बट जो दो बार आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, वो एक ही बार आएंगे। लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास यूनियन। ठीक है, अब आगे अपने पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, इससे, ये नोटेशन है उसका। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इंटरसेक्शन में जिन भी सेट्स का हमको इंटरसेक्शन लेना है, हमको उसके कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है? कॉमन एलिमेंट्स। क्या है देखो, इसको कैसे लिखेंगे? या तो इसको ऐसे रहेगा ए इंटरसेक्शन बी। अब या तो आप ऐसे लिखो या फिर बी इंटरसेक्शन ए, दोनों में आंसर सेम मिलेगा। अब क्या देखना है, जब मैं ए इंटरसेक्शन बी करूंगा तो क्या ध्यान में रखना है मुझे कि दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है। कॉमन क्या है देखो, 1 इधर है, इधर नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ए इधर भी है, इधर भी है। भाई साहब ए कॉमन एलिमेंट है तो आएगा। फिर बी है इधर, देखो कॉमन एलिमेंट है, आ गया। सी है क्या? नहीं है। फिर पी इधर है, ऊपर नहीं है। क्यू इधर है, ऊपर नहीं है। आर इधर है, ऊपर नहीं है। बट इधर देखो बच्चों 1 है क्या? देखो, तो ये आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन। क्या किया हमने बच्चों? कॉमन एलिमेंट ढूंढो और उसको लिख दो, ये आ गया इंटरसेक्शन। अब चलते कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तीसरा ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के टाइम पे आपको याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट तभी आएगा जब यूनिवर्सल सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट के जब दिया होगा तभी हमारे पास हम कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का फाइंड कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट में क्या है देखो, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया है, एक सेट ए दिया है, एक सेट बी दिया है, बराबर। अब अगर मुझे सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है? टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। बच्चों हमको सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो उसको मैं डिनोट कैसे करूंगा? ऐसे डिनोट करूंगा, ए लिखा, उसके ऊपर डंडी मार दिया, तो ए के ऊपर डंडी को हम लोग बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कैसे करना है उस पे आते हैं। कैसे फाइंड करेंगे पता है? सेट ए को देखो और सेट ए के सारे एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो। सेट ए के सारे एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो। गायब करने के बाद जो बचा वो लिख दो, वही आंसर है आपका। क्या बचेगा यहाँ पे? इनको गायब कर दिया तो बी और क्यू, ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। अगर यहीं पे बच्चों मुझे बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करना हो तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? बी के ऊपर डंडी, बराबर। इसमें भी वही तरीका। क्या तरीका है बच्चों? बी के एलिमेंट को देखो और उसको यूनिवर्सल सेट से गायब कर दो। तो चलो गायब करो फटाफट, 1 2 और क्यू। क्या क्या बच रहा है देखो गायब करने के बाद? 1 बी एंड पी, तो ये आ गया आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये था किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है वो। अब चलते हैं डिफरेंस की तरफ। या मैंने दो सेट लिया है, एक ए है एक बी है, और मुझे क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी, यानी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब डिफरेंस में क्या होता है बच्चों, देखो मैंने ए माइनस बी लिखा है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें हम लोग ऐसे एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे जो ए के अंदर है बट बी में नहीं है। क्या है? अब जब भी डिफरेंस हम लोग लिखेंगे ना बच्चों, तो जो पहले सेट लिखा है हम लोग उसको प्रेफरेंस देंगे, और जो एलिमेंट पहले वाले सेट के अंदर है सिर्फ उसको लिखो जो बी में है। जो बी में मतलब ऐसे एक्स चाहिए जो सिर्फ ए में आ रहे, बी में नहीं। अगर ऐसे एक्स जो ए में भी है और बी में भी है वो लिखना ही नहीं है। समझे कैसे है? देखो, अब अगर मैंने बात किया, किसकी बात कर रहा हूं? ए की, तो मेरे पास ए किधर है? इधर है, तो मैं सिर्फ इसके एलिमेंट पे ये कंडीशन चेक करूंगा। 1 देखो 1 ए में है, बी में है क्या? नहीं है, तो 1 आएगा। फिर 2 बी में है, ए में है, बी में है क्या? नहीं है, तो 2 आएगा। फिर 3 ए में है, बी में है, नहीं है, तो आएगा। फिर ए देखो जरा ध्यान से बच्चों, ए में भी है और बी में भी है, तो ए नहीं आएगा क्योंकि मुझे एक्स क्या चाहिए? बी में नहीं चाहिए, बट आ रहा है, छोड़ दो। फिर पी को देखो बच्चों, पी ए में है, बी में भी है, तो हम लोग पी को भी नहीं लिखेंगे। ए के सारे एलिमेंट खत्म हो गए, चेक करके हमको हमारा आंसर मिल गया। तो ये हमारे पास है डिफरेंस। ठीक है, तो ये बच्चों 4 थे हमारे पास ऑपरेशंस ऑन अ सेट।
तो यहां तक की बात में हम लोगों ने सेट्स डिफाइन किया, उसको लिखने का तरीका देखा, सेट्स के टाइप देखे, उस पे ऑपरेशंस देखे। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज बची है जो हम लोग सम सॉल्व करते हैं आराम से देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बच्चों, इंटरवल डिफाइन करते हैं, देखते हैं इंटरवल क्या है, कैसा है, क्या होता है इंटरवल। बेसिकली हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों देखते हैं हम लोग इंटरवल्स क्या है। अब बेसिकली बच्चों जब हम लोग इंटरवल्स की बात करेंगे तो हमको इनइक्वालिटीज के पास भागना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटरवल्स को हम लोग इनइक्वालिटी से ही डिफाइन करते हैं और इनइक्वालिटी की हेल्प से इंटरवल को डिफाइन करते हैं। अब रहा सवाल इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। इनइक्वालिटी का मतलब है ऐसी चीजें, ये लेस देन इक्वल टू ये लोग जो है इनको हम लोग कहते हैं बच्चों इनइक्वालिटी। अब इंटरवल आर ऑफ 3 या 4 टाइप्स। पहला ओपन इंटरवल, फिर आता है क्लोज इंटरवल, फिर आता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। क्या है इसका मतलब, पहले चलते हैं हम लोग ओपन इंटरवल की तरफ। अब बेसिकली ये सारे के सारे सेट्स ही है। ठीक है, एक सेट लिखा हुआ है, क्या लिखा है सेट, x सच दैट x इज ग्रेटर देन a लेस देन b। भाई साहब क्या है a और b, एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं क्या है। मैं a और b को नंबर्स दे देता हूं। मैंने एग्जाम्पल लिया एक, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, सिंपल एग्जाम्पल। अब इसको समझो क्या लिखा है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। ये एक इनइक्वालिटी और यही एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल। कैसे, ये क्या बोल रहा है पहले तो वो समझो। x है मेरे पास, x क्या है, 1 से बड़ा है, x 2 से छोटा है। तो अगर मैंने नंबर लाइन लिया और उस पे ये एंड पॉइंट्स को लिखा बराबर। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं मुझसे, ये भाई साहब मुझे कह रहे हैं कि x ऐसा नंबर है, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन है जो 1 से बड़े हैं। तो बच्चों अगर मैं ऐसा बोलूं आपको, एक सेकेंड, अब बच्चों अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि x जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़े नंबर कहां आएंगे, ये राइट साइड पे जाएंगे क्या, ये सारे नंबर्स इस लाइन के ऊपर देखो, इधर 1 से बड़े नंबर। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, x लेस देन 2। x कैसा है बच्चों, 2 से छोटा है। अब 2 से छोटे नंबर कहां जाएंगे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे। मतलब अगर मैं कलेक्शन करूं सारे नंबर्स का, 2 से छोटे हैं तो क्या हो जाएगा, ये सब मिल जाएगा बराबर। एक लाइन उस तरफ जा रही है, एक लाइन इस तरफ जा रही है। अब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर वो है जहां पे ये दोनों लाइंस ऐसे ओवरलैप कर रही है। दिख रहा है, ब्लैक और ब्लू वाली ओवरलैप कर रही है, मतलब ब्लैक और रेड है, यहां पे मैंने ब्लैक और ब्लू लिया, देखो दिख रहा है ऐसे ओवरलैप दिखा यहां पे ये। तो जो ओवरलैप वाला रीजन है ना बच्चों, वही आपका आंसर है। अब ये क्या है देखो, 1 से लेके 2 तक के सारे एलिमेंट्स है क्या। अब एक क्वेश्चन, सर 1 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है, वो मुझे कैसे पता चलेगा करना है कि नहीं करना है। यहां पे देखो इक्वालिटी है क्या, ऐसा है क्या, नहीं है ना। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोगों को एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे हॉलो सर्कल बना देंगे। तो ये हॉलो सर्कल हमको डिनोट करेगा कि एंड पॉइंट को लेना नहीं है। ठीक है, तो ये जो भी चीज आई है, ये हमारे पास जो भी कलेक्शन आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ओपन इंटरवल। और इसको लिखेंगे कैसे, क्या है मेरे पास, लेफ्ट पे 1 फिर 2 बीच में कॉमा दिया और ऐसे खोल दिया, तो ये मेरे पास है ओपन इंटरवल। अब अगर इसी तरीके से इसको लिखना है तो क्या होगा, देखो 1 लेफ्ट पे था, लेफ्ट पे आया, राइट पे था, राइट पे आया, इक्वालिटी नहीं थी इसीलिए ओपन ब्रैकेट दे दिया। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए लेफ्ट में है तो लेफ्ट में आएगा, बी राइट में है तो राइट में आया, बीच में कॉमा दिया, इक्वालिटी नहीं है तो ये ओपन कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास ओपन इंटरवल। ये ऐसा दिखता है, क्लियर है ये चीज। अब जाना है क्लोज इंटरवल पे, सेम तरीका, ऐसे कुछ लिखा है, सेम एग्जांपल उठा रहा हूं मैं। ठीक है, मैंने एक नया सेट, एक और सेट डिफाइन कर दिया। क्या है सेट, मैं बोल रहा हूं x सच दैट x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन, क्या बोलूं इसको मैं, 0। चलो ये ले लेते हैं, x इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर से बच्चों हमको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। अब ये हमने बना दी नंबर लाइन, ये आ गया -1, ये आ गया 0, यहाँ है 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ पे -2 -3 एंड सो ऑन। अब क्या बोल रहा है देखो,
ये इक्वेलिटी क्या बोल रही है, इनइक्वालिटी क्या बोल रही है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, मतलब x कैसा है, -1 से बड़ा है या फिर बराबर है, बराबर ऐसे ही लिखा है ना, -1 से बड़ा या बराबर। अब -1 से बड़े नंबर कहाँ जाएंगे, राइट साइड पे जाएंगे, तो मतलब लाइन कैसी बनेगी, कुछ ऐसी। तो -1 से बड़े नंबर क्या, ये सारे के सारे अप टू इंफिनिटी -1 से बड़े हैं, बराबर। फिर ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, x लेस देन इक्वल टू 0, x कैसा है, 0 से बराबर है या छोटा है। अब 0 से छोटे नंबर किधर जाएंगे, राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट में जाएंगे, मतलब यहां से ये सारे नंबर अप टू -इंफिनिटी 0 से छोटे हैं, बराबर। अब मुझे क्या करना है, फिर से वही क्या करेंगे, जहां पे ब्लू और ब्लैक लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है वो हमारा आंसर है। कहां बच्चों इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो यहां पे। अब ये इंटरसेक्शन कहां से कहां तक हो रहा है, -1 से 0 में हो रहा है, तो यही मेरा आंसर है। अब मुझे चेक करना है कि -1 और 0 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना है। देखो इक्वेलिटी आई ना, तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहां पे ऐसे डार्क सर्कल बना देंगे जो हमको बताएगा कि एंड पॉइंट को इंक्लूड करना है। तो क्या आंसर कैसे लिखना है, जो पॉइंट लेफ्ट साइड पे है वो लेफ्ट पे, जो राइट में है राइट में, बीच में दिया कॉमा, और इंक्लूड करना है ना, इसीलिए हम लोग ऐसे क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे और इसको बोलेंगे हम लोग क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होता है, जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूड किए जाते हैं, वो उस सेट का हिस्सा होते हैं। जैसे यहां पे अगर मैंने देखा 1 और 2, तो 1 और 2 इस सेट का हिस्सा नहीं है, ए और बी इस सेट का हिस्सा नहीं है, बट यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ये -1 और 0 इस सेट का हिस्सा है, यहां पे ए और बी इस सेट का हिस्सा है। तो इसको अगर कैसे लिखेंगे, लिखना हो तो ए लिखा, बी लिखा, क्लोज कर दिया, ये आ गया हमारे पास क्लोज इंटरवल। अब बढ़ते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या है, इनसे मिलके बनता है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, ए और बी लिख दिया। अब देखो ए के पास इक्वेलिटी है, मतलब ए की तरफ बंद होगा, बी के पास ओपन है, मतलब ये ओपन होगा। इसको हम लोग बोलेंगे सेमी ओपन सेमी क्लोज। देखो आधा ओपन आधा क्लोज, आधा बंद आधा खुला है, आधा बंद है। तो इसका क्या मतलब है, ये वो सेट है जिसमें ए को तो इंक्लूड करना है बट बी को नहीं करना है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज। अब यहां पे क्या है, देखो ए लिखा बी लिखा, अब देखो ए की तरफ इक्वेलिटी नहीं है तो ओपन, इधर इक्वेलिटी है तो क्लोज्ड। यहां पे क्या हो जाएगा, ये वो सेट है जिसके अंदर ए को इंक्लूड नहीं किया गया है और बी को इंक्लूड किया गया है, तो ये आ गया सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी इंटरवल्स के बारे में, और भी कुछ बातें हैं जो बची हुई है जो हम लोग जब सम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट के तब कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने क्या किया, सेट को डिफाइन किया, उसको लिखने का तरीका देखा, टाइप्स ऑफ सेट देखे, सेट्स के ऑपरेशन देखे, और फिफ्थ चीज इंटरवल को समझ के लिया। अब थोड़ी बहुत जो प्रॉपर्टीज, थोड़े से फॉर्मूलेस बचे हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।